दोस्तों नमस्कार। आज हमारी इस संविधान की कक्षा में आज हम मंत्रि परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया। 52 से लेकर के 151 तक किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में है। इस 52 से 151 में यानी इसमें अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में वर्णन है और इस 52 से 78 में दो अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रि परिषद के बारे में। तो आज हम सिर्फ दो अनुच्छेद यानी 74 और 75 अनुच्छेद है मंत्रि परिषद के बारे में। ये पूछा जाए किस भाग में? तो संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया। अध्याय 1 में मंत्रि परिषद का उल्लेख है। देखो अनुच्छेद 74 एक क्या कहता है? दो अनुच्छेद पढ़ेंगे, 74वां और 75वां। उसमें से 74 एक में क्या लिखा हुआ? 74 एक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्या कह रहा है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसको कार्य करने के लिए, सहायता करने के लिए और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 एक इस बात का प्रावधान किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संशोधन अंदर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग इसी सलाह के आधार पर करेगा। यानी मंत्रि परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पालन करेगा, लेकिन वो अनिवार्य रूप से उसको बाध्य कर दिया। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में राष्ट्रपति को मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए क्या उन्होंने बाध्य कर दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। उसके बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में क्या किया गया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर मंत्रि परिषद के पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति को मंत्रि परिषद ऐसी कोई सलाह दे या ऐसा कोई कार्य करे जो कि राष्ट्रपति को लगे कि संविधान के खिलाफ है, संविधान की अवहेलना हो रही है, इस कार्य करने से संविधान के अगर मूल ढांचे में कुछ परिवर्तन हो रहा, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इस बात का प्रावधान कर दिया अनुच्छेद 44वां अनुच्छेद में। जबकि 42वां अनुच्छेद में क्या कर दिया? 42वां अनुच्छेद में ये कहता है कि मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य रहेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन कर दिया कि मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है तथा पुनर्विचार के उपरांत दिए की सलाह पर कार्य करेगा। और पुनर्विचार के बाद मंत्रि परिषद पुनर्विचार राष्ट्रपति भी दी मंत्रिपरिषद, पुनर्विचार के बाद मंत्रि परिषद जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति उस पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 एक क्या हो गया? राष्ट्रपति की सलाह की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? इस बात को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है कि मंत्रि परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी अथवा नहीं, यदि दी तो क्या। अब मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब क्या इस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में, ये चीज बाहर नहीं बताई जा सकती है कि मंत्रि परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, दी भी है या नहीं दी। इस बात को हम किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, यानी इसको बाहर नहीं कर सकते। इसलिए इस सुरक्षा दृष्टि से बाहर संविधान 74 में लिखा गया है कि इस बात किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है कि राष्ट्रपति को मंत्रि परिषद ने क्या सलाह दी है। ये तो होगा 74 एक और 74 दो। 74 में सिर्फ दो ही बात है। एक तो क्या 74 ये बात है कि मंत्रि राष्ट्रपति की सलाह की सहायता के लिए मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 दो में ये बात प्रावधान किया गया है कि मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। मंत्रियों की नियुक्ति
अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब देखो, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब वो राज्यसभा सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए तो, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य अपने जो बहुमत दल का जो नेता होता है उस नेता को प्रधानमंत्री को बनाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। जिस व्यक्ति के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री बनाता है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। स्पष्ट रूप से यह है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। किस चीज़ में? मंत्रियों की नियुक्ति करने में बिना प्रधानमंत्री की सलाह के वो नहीं कर सकता है। यानी अनिवार्य रूप से जो प्रधानमंत्री जो कहेगा उसी को मंत्री उसको बनाने से बाध्य है। संविधान में मंत्रियों के संबंध में योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हमारे देश के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि मंत्री क्या होना चाहिए, क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई नहीं लिखा हुआ, कोई योग्यता नहीं उल्लेख नहीं है। हालांकि ये अपेक्षा की गई है कि मंत्री संसद के दोनों सदनों से किसी एक सदन का सदस्य हो। ये अपेक्षा है कि मंत्री जो भी बनाएंगे, यदि वो मंत्री बना दिया जाता है तो दोनों या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए। मंत्री फिर 75(5) थोड़ा सा चेंज क्या लिखा हुआ है, वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद सदस्य नहीं है होंगे इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेंगे। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति की सलाह कर दे, राष्ट्रपति को मंत्री बनाने के लिए सिफारिश करे कि जो व्यक्ति न तो राज्यसभा का सदस्य है और न लोकसभा का है, वह व्यक्ति 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। इस बात को उल्लेख 75(5) में लिखा गया है। अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। जब कि कोई व्यक्ति मंत्री बनना तो उस समय यह अनिवार्य नहीं है कि वह व्यक्ति संसद सदस्य हो, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए उसे जरूरी है क्योंकि जो वो मंत्री बन जाए तो उसको 6 माह के भीतर भीतर उस सदन की सदस्यता लेने की आवश्यकता होती है। किसी चाहे राज्यसभा से बन जाए चाहे वो लोकसभा से, यानी 6 माह के भीतर भीतर से संसदीय सदस्यता लेना अनिवार्य है। अर्थात कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। अब ये तो होगा 75(1) और 75(5). 75(2) में क्या, मंत्रियों को कैसे हटाया जा सकता, पद से कैसे पदच्युत कैसे किया जाए, पद से कैसे हटाया जाए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा मंत्री। अर्थात राष्ट्रपति किसी मंत्री को किसी भी समय बगैर को कारण बताए पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी जब वो किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद से, मंत्री पद से हटा सकता है। यह मंत्री की 75(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75(3) में इस बात का प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि मंत्री परिषद अस्तित्व में तब तक बना रहता है जब तक उसकी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद है। जिस दिन लोकसभा में बहुमत नहीं है मंत्री परिषद खत्म हो जाती है। यह अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है। 75(2) में पदच्युत संबंधी है। 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है। अब 75(4) में किस बात का प्रावधान किया गया? शपथ का, कि मंत्री शपथ कौन दिलाएगा, इस बात का प्रावधान है 75(4) में। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। किसके समक्ष? मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष। किस चीज की? पद व गोपनीयता के, गोपनीय बातों को बाहर नहीं निकालेगा। पद व गोपनीयता की, पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। किस तीसरी अनुसूची में शपथ का जो प्रावधान जाएगा उसके अनुसार, जो प्रारूप है तीसरी अनुसूची में प्रारूप शपथ का, उस प्रारूप के अनुसार। मंत्री परिषद की संरचना,
मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। सब पहला होता है मंत्रिमंडल कहते हैं, उसे कैबिनेट कहते हैं, जिसमें स्तर पर कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के मुखिया व सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिसको इनको क्या था? कैबिनेट मंत्री। ये जिनको इन इन इस कैटेगरी जो मंत्री होते हैं, इनको जो विभाग दिया जाता है वो उस विभाग के सर्वश्रेष्ठ होते हैं, यानी उस मुखिया और सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसके वो विभाग का पूरा काम वही करते हैं। तो ये होगा कैबिनेट मंत्री। मूल संविधान के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया था। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग वर्तमान में केवल एक बार किया गया है। तो अब पूछा गया कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? 352 में। कितनी बार किया गया? अब पूरे भारत का संविधान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया, और वो भी अनुच्छेद 352 में किया गया। और कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। मूल संविधान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था। मंत्रिमंडल में इन मंत्रियों की संख्या कम होती है। दूसरा, राज्य मंत्री। ये दूसरे पहले स्तर पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, यानी उनसे थोड़े छोटे होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होते उस विभाग पर का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। मालिक छोटे छोटे विभाग है, उनका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, तो उन विभागों का राज्य मंत्री होता है, उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, और वो फिर उसका स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। उप मंत्री, ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। अब नोट, जो संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, तो संसदीय सचिव मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। ध्यान रखना, संसद सचिव का मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। जो संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। मंत्री परिषद का आकार। मूल संविधान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। जब हमारा संविधान बनाया गया था, मूल संविधान, तो उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कितने मंत्री होने चाहिए। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और अब 3 करके फिर 75 एक के अंदर एक कै और जोड़ दिया। 75 एक कै के अंदर ये जोड़ा गया और ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के जितने सदस्य उनकी 15% होगी। दोनों सदन के ये ध्यान रखना, सदन के कुल सदस्य 15% नहीं होती है। केवल लोकसभा में यदि 550 सदस्य है वर्तमान भारत में, तो उस 550 का 15% लगभग 78 सदस्य, इसमें उस 15% लोकसभा के 15% लोकसभा के जितने सदस्य उसके 15% सदस्य मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ये मूल संविधान नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 एक कै में अनुच्छेद 75 एक कै में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब दल बदल संबंधी अयोग्यता। 91वें संविधान संशोधन का मत 2003 में हुआ। अब 75 एक कै में ये जोड़ा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के 15% सदस्य होंगे, और 75 एक कै में क्या जोड़ा गया? ये जोड़कर मंत्रियों के संबंध में दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण किया गया है। यदि कोई मंत्री दल बदल करता है तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाता है। यदि कोई मंत्री पद पे है, अरे देखो अपना दल बदल कर ले, जैसे मान वर्तमान बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार से कोई मंत्री है, मान लीजिए मंत्री किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो उससे उस मंत्री परिषद को बर्खास्त माना जाएगा, वो मंत्री पद से वह अयोग्य हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।